वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। ये हमारा टेस्ट नंबर 61 है और ये चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एंड पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 4 है। इससे पहले इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, 3 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, नहीं सॉल्व किया है सभी टेस्ट सीरीज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ऑफ डेवलपमेंट का फ्रेंड्स ये पार्ट नंबर 4 है, चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और डेली अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक डेली टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट कोई भी टॉपिक अच्छा सा कवर करेंगे, मिडवाइफरी या एनाटॉमी या फिजियोलॉजी से। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टाफ नर्स, एएनएम, जेएनएम, सीएचओ, एमपीपीपी, व्यापएम, एमपीएसडब्ल्यू, बीएफयूएचएस फ्रेंड्स, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, एम्स, पीजीआई और भी जितने एग्जाम्स होते हैं फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ नर्सिंग, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल फ्रेंड्स, आसाम, ऑल स्टेट से रिलेटेड फ्रेंड्स जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया गया है बच्चों के लिए एनिमा फ्लूइड का तापमान कितना होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर्स ऑफ एनिमा फ्लूइड फॉर द चिल्ड्रेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आप अपना आंसर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आने वाली सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी। और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने आपके क्वेश्चन सही निकले या राइट निकले आपके क्वेश्चन। ऑप्शन इसका सी फ्रेंड। जो एनिमा फ्लूइड होता है, जो इसका जो टेम्परेचर होता है, लेवल टेम्परेचर होता है, वो इनिशियल टेम्परेचर वो होता है 105 डिग्री 105 फ़ारेनहाइट में होता है। ध्यान रखिए यहाँ पर डिग्री भी आपको मिल सकता है, डिग्री लिखा होगा तो गलत होगा। 105 फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। एफ का मतलब क्या होगा? फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा डिटेल्स भी। 105 एनिमा का टेम्परेचर, एनिमा फ्लूइड का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, एनिमा का जो यूज किया जाता है किस लिए किया जाता है? ये होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है। फिर लिखा है इसका जो बनाने का मेथड है वो लिखा है यहाँ पर, पोर अबाउट दी 8 कप्स ऑफ हॉट डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर 8 कप डिस्टिल्ड वाटर लेना है आपको इनटू अ क्लीन कप। एक क्लीन कप के बाउल और जार में उसको क्या करना है? हॉटिंग कर देना है और गर्म करना है। द वाटर टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 105 से 1110 तक होना चाहिए, 110 तक, 105 से 110 तक होना चाहिए। 105 से 110 फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। अगर बाय द वे आपको एग्जाम्स में मिलता है टेम्परेचर बिटवीन में 105 से 1010, तब आपका ये ऑप्शन सही होगा। जब इसमें बिटवीन पूछा जाता है कि 105 से 110 तक, तब आपका आंसर 105 से 110, 105 से 110 तक सही होगा आंसर। लेकिन आपको एग्जैक्टली जब पूछा जाएगा तब आप ऑप्शन सी बताएंगे, 105 फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए एनिमा फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एनिमा फ्लूइड फॉर चिल्ड्रेन 1 to 4 ईयर्स ओल्ड। 1 से 4 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए जो एनिमा फ्लूइड होगा, ये सभी के लिए अलग अलग होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल बच्चों के लिए एनिमा जो फ्लूइड होता है, इसका जो क्वांटिटी होती है सभी के लिए अलग अलग होती है। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी। ये आंसर एवरेज में है। ठीक है, 240 से 360 ml के बीच में 1 से 4 साल के बच्चे के लिए एनिमा जो फ्लूइड होगा, कितने कप पानी पड़ेगा, इसका फार्मूला भी होता है, मतलब कि कितने कप पानी डाला जाएगा, कितनी देर तक उसे गर्म किया जाएगा, टेम्परेचर इतना होगा। तो इस तरह आपको समझ लेना है कि जनरली 240 से 360 के बीच वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये 1 से 4 साल तक के बच्चे के लिए पूछा जाए तो 240 से 360 ml होगा। लेकिन कभी कभी आपको 240-360 नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आपको 200 से 300 मिलेगा, 200 टू 300 ml के बीच में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको कट कर दें। यहाँ पर लिखा है 18 महीने से 5 साल के बच्चों के लिए जो एनिमा फ्लूइड का जो फ्लूइड चाहिए होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 18 महीने। 18 महीने मतलब 1.5 साल से 5 साल के बच्चों के लिए 1.5 से
या आप मंथ में याद रखें 18 मंथ टू 5 ईयर्स के लिए जो एनिमल फ्लूइड चाहिए होता है क्वांटिटी वो 200 से 200 से 300 के बीच में ml चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन 1 से 4 साल के बीच में अगर पूछे तब भी ये भी 1 से 5 साल के लिए काम करेगा। लेकिन मैं बात यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर ऑप्शन में ना हो तब आप ये मार्क करेंगे, ओके, वरना आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बेड टाइम्स रिचुअल्स किस उम्र के बच्चों का सामान्य व्यवहार है। पढ़ सकते हैं इंग्लिश में आप, बेड टाइम रिचुअल्स आर द नॉर्मल बिहेवियर इन चिल्ड्रंस ऑफ विच एज। तो क्या होगा आंसर इसका, कमेंट करिए आंसर अपना। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन बी है इसका 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो बेड रिचुअल्स किस उम्र के बच्चों का जो समान व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, ये कौन सी एज के बच्चे होते हैं, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, 3 to 6 ईयर्स। आप यहाँ पर समझ लीजिए होता क्या है रिचुअल बेड रूटीन्स। इसमें होता क्या ये फ्रेंड्स, हाइजीन स्लीपिंग से रिलेटेड टर्म्स है। किससे, अच्छी तरह सोने से रिलेटेड, तो मतलब सोना जो लोग चाहते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह सोना चाहते हैं, अच्छी तरह वो हाइजीन लेंगे मतलब सोने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं बेड टाइम रिचुअल इज द रूटीन दैट यू परफॉर्म बिफोर गोइंग बेड, मतलब बेड में जाने से पहले, बेड में जाने से पहले के लिए जो रूटीन से अप्लाई किया जाता है, लिया जाता है। ये लिखा है इट शुड बी वन और मोर रिलैक्सिंग द एक्टिविटी डेट हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द स्लीप। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ अपनाई जाती हैं, इसलिए इसमें क्या होता है बेड रिचुअल्स में कुछ एक्टिविटीज़ अपनाई जाती है जिससे क्या हो, बॉडी को रिलैक्स महसूस हो और अच्छी नींद आ जाए, समय से बच्चे या उठ भी जाएं और अच्छी नींद भी आ जाए। उसके लिए क्या बेड रिचुअल टाइम्स या बिहेवियर बच्चे अपनाते हैं, वो ईयर्स क्या होता है 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, 3 to 6 ईयर्स के एज के जो बच्चे होते हैं वो रिचुअल टाइमिंग अपनाते हैं। इसमें होता क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है टेक अ हॉट शॉवर और सोक इन द बात। इसका मतलब ये होता है जो गर्म पानी होता है उससे क्या होता है, बेड में गोइंग टू बेड बिफोर आपको क्या करना चाहिए, हल्के से गुनगुने या गर्म पानी से हाथ या मुंह धो लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अच्छी नींद आती है और टेंशन फ्री हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप रिलैक्स महसूस करते हैं। हाथ पैर अच्छे से हल्के से गुनगुने वाटर से क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको नींद अच्छी आएगी, बॉडी रिलैक्स महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा एग्जाम्स में। दांतों में क्षरण या शरण को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मतलब कि जब दांत डीके होने लगते हैं कि तो वो कौन से पदार्थ होते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो दी गई है ABCD तक यहाँ पर आप अपना आंसर बता सकते हैं। व्हाट आर दी फूड, वो कौन से फूड होते हैं डेट प्रमोट द इरोजन और द डीके इन द टीथ। डीके मतलब होता है सड़ने लगते हैं दांत, ठीक है। इरोजन मतलब होता है घटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन है इसका ए फ्रेंड्स कैरियोजेनिक। क्या होगा, कैरियोजेनिक। बी नंबर पे लिखा है कार्सियोजेनिक, तो इस पे ये कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन ए है हमारा कैरियोजेनिक। स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस करें और जो भी हिंदी मीडियम से भी हैं वो भी इंग्लिश में ही याद करें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में अगर आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई प्रॉब्लम्स आती हैं हिंदी में, क्वेश्चन आप हिंदी से समझ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ें। अगर आपको ऑप्शन क्लियर ना हो तो इंग्लिश पे जरूर जाएं, और इंग्लिश वर्जन ही कमीशन क्या करता है, मान्यता देता है। कहता है कि अगर हिंदी में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो हम उसे क्या करेंगे, हम इंग्लिश में जो हमारा वर्जन दिया गया है हिंदी का, हम उसे ही सही मानेंगे। तो इसलिए आप इंग्लिश वर्जन जरूर देख लिया करें कि इंग्लिश में भी उसका आंसर किस तरह दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों लैंग्वेज को रेफर किया करें, ठीक है, क्योंकि पेपर जो भी होता है वो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो क्या होगा, कैरियोजेनिक होगा, जो दांतों के सड़न के लिए जिम्मेदार होता है या सड़ने के लिए। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कैरियोजेनिक का मतलब होता है काजिंग टूथ डिके। इसका मतलब दांत जो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, इसको कहते हैं कैरियोजेनिक, इसका मतलब होता है। ये मीनिंग लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है मिस्टान स्ट्रेप्टोकोसी MSC को कहते हैं, एंड दी लैक्टोबैसिलस आर वेल नोन एज दी कैरियोजेनिक ओरल बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, जो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से कैरियोजेनिक होता है। कुछ ऐसे फूड होते हैं बच्चे जो खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह और भी कई चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें भी कई होती हैं, जिससे क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और एक ये बैक्टीरिया पैथोजेंस म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकोसी। यहाँ पर स्पेलिंग देख ले, MS और लैक्टोबैसिलस, ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, कैरियोजेनिक के लिए। जब कैरियोजेनिक होता है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, माउथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और दांत सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ सकते हैं आप। अपने से छोटी उम्र के व्यवहार को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? अपने से छोटी उम्र के जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड डिस्प्लेइंग द बिहेवियर यंगर देन यू? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, रेग्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लें और आंसर इसका है बी, रेग्रेशन कहलाता है। अपने से जो छोटी उम्र के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं उसे रेग्रेशन टर्म्स के नाम से जाना जाता है मेडिकल्स में, और ये रेग्रेशन कहेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन, निर्जलीकरण द्वारा शरीर में कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन लीड्स टू लॉस ऑफ बॉडी। किस चीज़ की बॉडी में कमी हो जाती है आपको बताना है? ब्लड की, वाटर की, ऑक्सीजन की, किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन होगा इसका बी, वाटर की कमी हो जाती है। किसकी? डिफिशियंसी ऑफ द वाटर काज्ड दी डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है दोनों टर्म्स। ओके, नेक्स्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। काजेज क्या होती? काजेज नोजिया एंड दी फीलिंग सिकनेस। जब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है, तो लोगों को क्या होता है? नोजिया मतलब वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, पानी की कमी हो जाती है, और फीलिंग सिकनेस, और बीमारी महसूस करते हैं, बीमार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और लिखा है कॉन्स्टिपेशन का भी कारण बन जाता है। टिंगलिंग एंड दी नंबनेस। नंबनेस का मतलब होता है शून्यपन। बॉडी में क्या होता है? शून्यपन आ जाता है, मतलब वहाँ पर क्या होता है? एक्टिविटी महसूस नहीं होती। इन फिंगर आर द टोज आर फील द बोट ऑफ द पार्ट्स। मतलब उंगलियां जो होती हैं, उंगलियों में क्या होता है? शून्यपन आ जाता है, नंबनेस आ जाता है। कभी कभी देखा होगा आपको, ऐसा महसूस नहीं होता कि आपकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां एक्टिवेट है। मोस्टली क्या होता है? पैरों की उंगलियों में होता है ऐसा कि आपकी एक्टिवेट महसूस ही नहीं करती कि वो एक्टिवेट हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वो नंबनेस आ जाता है। किसकी वजह से होता है? वो होता है वाटर की कमी से। ठीक है, मोस्टली। और लिखा है फॉलिंग दी अस्लीप लैक ऑफ। और सोने में, जब वो लोग सोते हैं तो उनको नींद नहीं आती, ये भी किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से होता है। कहते क्या है? डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, नींद भी अच्छी तरह से नहीं आती। रेड्यूस द स्वेटनिंग इवन इफ द स्ट्रेनियस एंड सिचुएशन। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकल जाएगा, पानी कम लेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट हो सकती हैं। नोजिया, वोमिटिंग, फीलिंग सिकनेस महसूस होगी, फटिग महसूस होगा, थकावट महसूस होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा उनको, और भी नींद नहीं आएगी उनको सही से, सर भी दर्द करता है। ये कई प्रॉब्लम्स होती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब वाटर की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। निर्जलीकरण का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? आंसर बताएं अपना। ऑप्शन होगा इसका बी, आइसोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। ये सबसे कॉमन टाइप्स का डिहाइड्रेशन होता है, इसे आइसोटोनिक कहते हैं। जब इसमें होता क्या है, हम आपको थोड़ा सा इनिशियली समझाएंगे। यहाँ पर वाटर्स जो होता है, वाटर्स प्लस Na का मतलब होता है यहाँ पर सोडियम। ओके, जब बॉडी में वाटर और सोडियम की कमी हो जाती है तब उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। ये एक प्रकार का सामान्य टाइप है डिहाइड्रेशन का, जो जनरली सभी में पाया जाता है। मोस्टली क्या होता है? Na का मतलब एक तरह समझ सकते हैं, जैसे Na होता है, ये जो नमक खाते हैं ना हम लोग, नमक, सॉल्ट, इसमें पाया जाता है सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इसका मतलब पानी और सॉल्ट का कमी हो जाता है बॉडी में, इसे क्या कहेंगे? आइसोटोनिक कहेंगे। ये आप अपने समझने के लिए आप याद कर सकते हैं इस तरह। तो मोस्टली अगर आपको टर्म्स याद करना है तो आप बात करेंगे यहाँ पर वाटर की कमी हो जाएगी और प्लस सोडियम की, SODIUM। ठीक है, ये वाटर और सोडियम की कमी से आइसोटोनिक हो जाता है। ये जनरली डिहाइड्रेशन है जो सामान्यतः सभी में पाया जाता है। ओके, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया अपना और आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है फ्लूइड, यहाँ लिखा है फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट को और किस नाम से जानते हैं? इसका अनदर नाम क्या है? बाय व्हाट अनदर नेम डू यू नो द फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट? वो उसका दूसरा नाम क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? आंसर बताएं आप। ऑप्शन इसका बी, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं इसे। जब फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो जाता है, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम का क्या हो जाता है? डिफिसिट मतलब होता है कमी हो जाता है। क्या? कमी हो जाता है। तो इसे दूसरा नाम क्या है इसको जो जानते हैं? इसको कहते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। अभी हमने इसके बारे में बताया था, वाटर प्लस Na मतलब होता है सोडियम का कमी हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप अपने नॉलेज के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर फैक्ट जो भी हम डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन इसे कहते हैं। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन इज ऑफन काज्ड बाय द डायरिया इसकी वजह से हो सकता है, वोमिटिंग, या यूँ कहें कि जब डायरिया उल्टियाँ जो होती हैं, जब पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते तो क्या होता है? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप ये समझ सकते हैं।
जब किसी व्यक्ति को वोमिटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, पानी भी साथ में निकलता है, और जब वो पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं भी लेगा, फ्लूइड नहीं लेगा, तब भी ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और जब बच्चों को डायरिया हो जाती है, या बच्चे हों या कोई भी हो, तो उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है। पानी जब निकलेगा उल्टियों के माध्यम से क्या होगा, तो वाटर और प्लस साल्ट की कमी हो जाएगी, तो इसीलिए उनको ORS दिया जाता है, ठीक है। तो सोडियम की कमी हो जाएगी, तो इसी को क्या कहेंगे, आइसोटेनिक हाइड्रेशन कहेंगे। बाकी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। सीन इन द इन्फेंट एंड द हाइपर, या लिखा हाइपरानेट्रेमिक, जो आइसोटोनिक है, जब इन चीज़ों की कमी हो जाएगी पर्याप्त मात्रा में, इनएडेक्वेट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, जब वो फ्लूइड नहीं लेते, पानी नहीं लेते, तो जब बच्चों में ये चीज़ हो जाएगी तो उसे कहेंगे हाइपरन, ये स्पेलिंग देख लें यहाँ पर, काफ़ी कम्प्लेक्स टर्म लिखा है, हाइपर नेट्रेमिक डिहाइड्रेशन कहते हैं, इसी को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ लॉस ऑफ द वाटर, जब पानी की कमी हो जाती है। आइसोटोनिक भी कहते हैं, या इस तरह आप समझ सकते हैं। ये स्पेलिंग देख लें यहाँ पर, हाइपर नेट्रेमिक डिहाइड्रेशन डिस्क्राइब द लॉस ऑफ द वाटर दैट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ द सोडियम लॉस्ट। मैंने अभी बताया था, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सोडियम का लॉस्ट हो जाता है। वाटर प्लस सोडियम का जब बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाएगा, तब उसे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहेंगे। या यहाँ पर एक टर्म लिखा है, इसी होता है ये लिखा है हाइपर नेट्रेमिक डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। और लीडिंग टू द रेज इन द ब्लड एंड ये सोडियम और दी, ये स्पेलिंग लिखा है कि जब सोडियम की बॉडी में ज़्यादा कमी हो जाती है, तभी ये टर्म्स यूज किया जाता है। उसके लिए हाइपर नेट्रेमिया ये टर्म्स यूज किया है, जब बॉडी में मतलब ब्लड में क्या होता है, जब सोडियम की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो, सोडियम और वाटर की कमी हो जाएगी, तब ये टर्म्स यूज करते हैं। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, सोडियम की जब ब्लड में कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब क्या कहेंगे, ये कहेंगे जी, ये जो रेडनेस हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, हाइपर नेट्रेमिया, ठीक है। स्पेलिंग पे फोकस करें, कंफर्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, कुछ निर्जलीकरण का किस उपचार योजना द्वारा, यहाँ पर लिखा है कुछ निर्जलीकरण का किस उपचार योजना द्वारा उपचार किया जाता है, मतलब इलाज किया जाता है, एक ट्रीटमेंट होता है यहाँ। व्हाट ट्रीटमेंट प्लान टच सम डिहाइड्रेशन ट्रीट, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन से जितने मोस्टली एग्जाम्स में सारे पूछे गए हैं, वो हम आज सारे कन्फ्यूजन और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारा कवर करेंगे, ओके। ऑप्शन होगा इसका बी, योजना भी या प्लान भी कहते हैं, ठीक है। कुछ निर्जलीकरण में क्या होता है, जब उसका इलाज किया जाता है तो उसमें कुछ टाइप्स यूज किए जाते हैं, या यूँ कहें कि योजना यूज की जाती है, तो ये होता है योजना बी, योजना आ, इसका मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। तो निर्जलीकरण में कुछ के लिए प्लान बी यूज किया जाता है। होता क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप डिटेल्स में, प्लान जो बी होता है यहाँ पर लिखा है प्लान बी कामा ट्रीटमेंट फॉर सम डिहाइड्रेशन विद द ORS। इसमें इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है ORS के माध्यम से, प्लान बी का मतलब होता है कुछ चीज़ों के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे जो ORS के माध्यम से किया जाएगा। ORS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है इसका फुल फॉर्म ORS का। तो होता क्या है, जब ORS के माध्यम से कुछ डिहाइड्रेशन का इलाज किया जाएगा सम, तो उसमें बताया गया था, तो सम डिहाइड्रेशन ट्रीट जब किया जाता है उसको प्लान बी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लान बी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, डिटेल्स में समरी हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, WHO के अनुसार एक गर्भवती महिला का HB मतलब हीमोग्लोबिन 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर, इसको G/DL का मतलब होता है ग्राम पर डेसीलीटर, ओके, उस महिला की श्रेणी होगी। इंग्लिश में पढ़ लें क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO HB ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन इज 11.5 G/DL, द रेंज ऑफ दैट वुमेन विल बी। क्या होगा आंसर इसका, अगर किसी भी महिला का क्वेश्चन में पूछा गया, किसी भी महिला का अगर जो हीमोग्लोबिन होता है 11.5 है, तो वो महिला किस कैटेगरी में आएगी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन होगा इसका बी, नो इनेमिया। क्या इनेमिया होगा उसको, नहीं होगा, इनेमिया नहीं होगा, क्योंकि क्या ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड है किसका, HB का, ओके। पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये HB का स्टैंडर्ड, इसलिए 11.5 है, इसका मतलब ब्लड की उसके अंदर कमी नहीं है, तो वो क्या होगा, नो एनीमिया कहलाएगा। यहाँ पर लिखें कई टाइप्स लिखे, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया। अगर इससे कम हो जाता तो उसे हम कहते हैं कि माइल्ड एनीमिया है, मतलब थोड़ा बहुत है, ठीक है। लेकिन 11.5 है तो इसका मतलब वो एवरेज है, WHO के अकॉर्डिंग उसको कोई प्रकार का एनीमिया नहीं है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड में खून की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं हम, इनीमिया कहते हैं, लैक ऑफ ब्लड को इनीमिया कहा जाता है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, लैक ऑफ
जो ब्लड होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। और 11 पॉइंट जब 5 होगा, कितना होगा, 11.5 होगा, तो ये कोई भी किसी भी प्रकार का एनीमिया नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 11 नंबर पढ़ लें। शरीर में कौन सा तत्व, सॉरी यहाँ पर एक, शरीर में लौह तत्व की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है। देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है, जब शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब कौन सा डिसीज हो जाता है। अभी तक हम बात किया करते थे कि जब आयरन की कमी हो जाएगी तब बॉडी में क्या हो जाएगा, तब बॉडी में हो जाता था एनीमिया। क्या हो जाता था, एनीमिया हो जाता था। जब आयरन की कमी हो जाती थी, लैक ऑफ आयरन, तो एनीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जब बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब क्या कहेंगे उसे। इंग्लिश में पढ़ लें, विच डिसीज इज काज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ आयरन इन द बॉडी। जब एक्सेस मतलब होता है जब जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम कारण बताएंगे क्यों हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन होगा इसका ए, इसको कहते हैं ये लिखा है हीमोसीडेरोसिस। क्या लिखा है, हीमोसीडेरोसिस। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है, मेंशन किया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह हिंदी में भी लिखा जाएगा हीमोसीडेरोसिस। इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम में जो भी हैं वो यहाँ पर ध्यान दें, दोनों तरह लिख सकते हैं आप। होता क्या है यहाँ पर, जब बॉडी में आयरन की ज़्यादा मात्रा आ जाती है, हो जाती है। हेमोडेरोसिस द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरलोड ऑफ द आयरन इन योर ऑर्गन्स आर द टिश्यू। जब बॉडी में ओवरलोड मतलब ज़्यादा मात्रा में आयरन हो जाता है हमारे टिश्यू में, तो हमें ये हो जाता है हीमोसीडोरोसिस हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अबाउट 70% ऑफ द आयरन इन योर बॉडी इज फाउंड इन योर रेड ब्लड आरबीसी। कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आरबीसी होता है, तो आरबी में लगभग 70% मतलब 70% क्या होता है, आयरन पाया जाता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन वेन, यहाँ पर लिखा है वेन योर रेड ब्लड आरबीसी डाई, जब आपके आरबीसी जो होते हैं ना, आरबीसी ये जब डाई होने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, जब डाई होंगे तो ये रिलीज करते हैं, क्या, आयरन रिलीज करते हैं। तब बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। तब बॉडी में क्या होता है, आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, विच बिकम्स, जो कारण बनता है हीमोसीडेरिन का। ये भी चीज़ उसी से रिलेटेड है, हीमोसीडेरिन का कारण बनता है। इसी को कहते हैं हीमोसीडोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोसीडोरोसिस कहते हैं। समझ गए होंगे, जब आरबीसी बॉडी में ज़्यादा होता है, आरबीसी का मतलब होता है कि इस पर 70% क्या होगा, आयरन की मात्रा होगी। जब आरबीसी बॉडी में खत्म होने लगेंगे, डाई होने लगेंगे, तो ये रिलीज करेंगे। रिलीज मतलब छोड़ देंगे, क्या छोड़ेंगे, लौह तत्व छोड़ेंगे या आयरन छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, हीमोसीडोरोसिस हो जाएगा, मतलब हीमोसीडेरिन हो जाएगा। ये यहाँ पर पढ़ लें, ये भी टर्म्स इसी से रिलेटेड है, एक्सेस ऑफ द आयरन इन आवर बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। O2 थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी किस स्थिति में दी जाती है। क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इन विच केस O2 थेरेपी गिवन। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। हाइपोक्सिया कहते हैं, यहाँ पर लिखा हाइपोक्सीमिया कहते हैं, और लिखा हाइपोक्सिया, ये लिखा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये सारे वर्ड इंग्लिश में कन्फर्म करेंगे जो भी हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि आपको ये वर्ड इंग्लिश में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इंग्लिश में याद करें तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ऑप्शन इसका डी, O2 थेरेपी दी जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में तो क्या होता है, O2 थेरेपी दी जाती है। और कह रहा है कि O2 थेरेपी किस किस स्थिति में दी जाती है। ये जो तीनों कंडीशन यहाँ पर बताई गई है ना, हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इन तीनों में क्या होता है, O2 थेरेपी दी जाती है। O2 थेरेपी में होता क्या है, ऑक्सीजन दी जाती है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपकी नॉलेज के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी और दी O2 थेरेपी, इसे ऑक्सीजन थेरेपी कहेंगे या O2 थेरेपी कहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है किन किन चीज़ों में दी जा सकती है, हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया या और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में दिया जाता है। इज अ मेडिकल थेरेपी वेयर द सप्लीमेंटरी ऑक्सीजन गिवन टू द एनीवन सफरिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन डिफिशियंसी। जब क्या होता है, कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा होता है, मतलब सफ़र कर रहा होता है किस चीज़ के लिए, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसकी बॉडी में, तब ये थेरेपी अपनाई जाती दी जाती है। द पर्पज ऑफ द ऑक्सीजन ट्रीटमेंट इज टू हेल्प द पेशेंट ब्रेथ बेटर एंड इम्प्रूव द देयर ब्लड ऑक्सीजन लेवल। ये इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाए। जो भी पेशेंट होगा उसकी बॉडी में, या बच्चा होगा तो उसकी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाएगा। किसके माध्यम से, O2 थेरेपी के माध्यम। O2 थेरेपी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। यू कैन रिसीव द ऑक्सीजन थेरेपी फ्रॉम द ट्यूब रेस्टिंग इन योर द नोज, फेस, मास्क। आपको पता है इन माध्यमों से क्या होता है, O2 थेरेपी की जाती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन दी जाती है। आर द ट्यूब आर प्लेस्ड इन योर दी ट्रैकी के माध्यम से भी, वाइंड पाइप के माध्यम से, ये सारे माध्यम होते हैं, मीन होते
होते हैं जिसके माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, जहाँ से ये क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। दिस ट्रीटमेंट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, ये ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। योर लंग्स रिसीव, ये यहाँ से क्या करते हैं, हमारे लंग्स रिसीव कर लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, डिलीवर टू योर ब्लड, और वो ब्लड में पहुँच जाता है ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 नंबर पे पढ़ सकते हैं 3DS, इसका मतलब 3D पढ़ें आप, क्या 3D, एस का मतलब है प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है। 3D का मतलब क्या होता है, डर्मेटोसिस, डायमेंशिया एंड डायरिया। कह रहा है किस रोग के इंडिकेटर है, मतलब सूचक हैं। तो यहाँ इंग्लिश में पढ़ लें 3D, डर्मेटोसिस, डायमेंशिया एंड दी डायरिया आर दी इंडिकेटिव ऑफ विच डिसीजेज। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका बी, प्लग्रा होता है। क्या होता है, प्लग्रा होता है। जब 3D के बारे में बात करते हैं तो 3D का मतलब होता है, ये 3D के सूचक हैं या लक्षण हैं, ठीक है। डर्मेटाइसिस लिखा है, डायमेंशिया लिखा है और डायरिया लिखा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है 3D का मतलब 2 लिख देगा, एक आपसे पूछ लेता है कोई में कोई, ठीक है। तो इसका मतलब आपको फुल फॉर्म इसका कंफर्म होना चाहिए, क्या क्या डिसीजेज आती हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था प्लग्रा के अंतर्गत 3D आता है, तो 3D में 2 का मतलब दिया गया था, तीसरे का मतलब आपको बताना था, ठीक है। तो ज़्यादातर मोस्टली ऑप्शन में डिप्थीरिया दिया जाता है, जो कि डिप्थीरिया को आपको क्या करना है, गलत करना है कि हाँ ये 3D के अंतर्गत नहीं आता। ओके, बाकी जानते ही हमने बहुत डिटेल्स में समझाया था प्लेग्रा और 3D के बारे में, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल संतुलन में योगदान देने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है। यहाँ लिखा है व्हाट इज द हार्मोन्स दैट द कंट्रीब्यूट टू द वाटर बैलेंस। कौन सा हार्मोन्स होता है जो वाटर बैलेंस करता है। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन है इसका सी, ADH। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका पूरा नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ये बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, वाटर बैलेंस बनाता है। क्या करता है, वाटर बैलेंस कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस बनाए रखता है, तो इसको कहते हैं ADH कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लें आप इसे, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स इसका पूरा नाम है, पूरा नाम भी लिखें और शॉर्ट फॉर्म भी लिखें। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन द बॉडी इज लो इन वाटर, जब बॉडी में बहुत कम मात्रा में वाटर हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट द, ये लिखा है वेसोप्रेसिन आल्सो कॉल्ड दी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अगर आपको ADH यहाँ पर लिखा गया है ADH, अगर आपको ऑप्शन में ADH नहीं मिलता है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ लिखा है वेसोप्रेसिन, ये ADH का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, वाटर बैलेंस को बनाए रखता है बॉडी में, एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। और ये लिखा है वेसोप्रेसिन, आप पढ़ लें यहाँ पर। इसी को एंटी डायूरेटिक के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर ADH मोस्टली ये मिल जाता है। अगर ये ना मिले तो आपको ये बताना, ठीक है। कभी पूछ लिया जाता है ADH को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये लिखा है यहाँ पर वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये लिखा है इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द वेसोप्रेसिन स्टिमुलेट द किडनी टू द कंजर्व द वाटर्स एंड सीक्रेट द लेस यूरिन। तो वेसोप्रेसिन जब ये बॉडी में सीक्रेट होने लगता है, निकलने लगता है, तो ये कमांड करता है हमारे माइंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से कमांडिंग होती है। जो किडनी होता है ये वाटर को कंजर्व करने लगता है और कम मात्रा में यूरिन देता है, कम मात्रा में यूरिन को क्या करता है, बाहर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लें आप, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया है ऑक्सीजन देने की भेदक विधि निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी है भैया, आप बता सकते हैं अपना आंसर। जूम कर देते हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्सीजन देने की भेदक विधि निम्न में से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनेट्रेटिंग मेथड ऑफ द डिलीवरिंग द ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं आप। ऑप्शन होगा इसका बी, नेसल कैनुला। नेशनल कैनुला क्या है, एक प्रकार का पेनेट्रेटिंग मेथड ऑफ द डिलीवरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देने की एक प्रकार की भेदक विधि है, ठीक है। जब वो ये नसल के माध्यम से जाता है, मतलब नोज के माध्यम से। ओके, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है। ये समरी यहाँ पर जो भी दिया है हमने अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर नेशनल कैनुला इज द जनरली यूज्ड व्हेन एवर द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सप्लीमेंट ऑक्सीजन, जब स्मॉल अमाउंट होता है सप्लीमेंट ऑफ द ऑक्सीजन का आर दी रिक्वायर्ड होता है, आवश्यकता होती है विदाउट द रिजिड कंट्रोल ऑफ द रेस्पायरेशन सच द ऑक्सीजन इन द थेरेपी मोस्ट ऑफ दी। पढ़ लें आप यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप पढ़ लें, जब समझ में ना आए तो कमेंट करें, हमको टाइम मिलता है जब भी हम आपका रिप्लाई देंगे। ओके, बाकी आपको जो हम ऑप्शन देते हैं तो कम से कम एटलीस्ट आपको एक ऑप्शन टू ऑप्शन तो आने ही चाहिए। ये डिटेल्स आपके लिए एडिशनल होता है जानकारी के लिए, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आने वाली परीक्षाएं अगर कोई भी टफ से एग्जाम आ जाए तब भी आप सॉल्व कर सकें। ओके, बच्चों के लिए औसत की मात्रा की गणना का सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीका क्या है। What is the most accurate and reliable way to calculate the amount of the medicine for the children? वो तरीका कौन सा है,
बच्चों के लिए जो औषधि की मात्रा का जो गणना का सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीका है वो कौन सा है? ऑप्शन है इसका सी, बीएसए के आधार पर। किसके आधार पर? बीएसए के आधार पर। देख लें यहाँ पर बीएसए के आधार पर बॉडी सरफेस एरिया बेस्ड डोजिंग। डोजिंग मतलब होगा डोज, इसके आधार पर औषधि दी जाती है बच्चों की। ये क्या है? सबसे विश्वसनीय तरीका माना जाता है कि इसी का ये बीएसए कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नंबर, पूरा जो फुल फॉर्म लिखा है बॉडी सरफेस एरिया बेस्ड डोजिंग कहा जाता है, डोज कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं जल्दी से। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी अपना आंसर बताएं। फीमेल सेक्स क्रोमोजोम संबंधी विसंगति मतलब डिसऑर्डर या डिस्क्रेपेंसी निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिस्क्रेपेंसी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड बी। क्या होगा? ये लिखा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ लें आप इंग्लिश में, और हिंदी में भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इस तरह लिखा जाएगा, क्लाइन लिखा जाएगा, क्लाइनफिल्टर। ओके, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम तो पता ही है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर देख सकते हैं आप। इंग्लिश में ज़्यादा से ऑप्शन कंप्लीट करें क्योंकि आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जेनेटिक कंडीशन होता क्या है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? जेनेटिक कंडीशन इन विच अ मेल इज बॉर्न विथ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम। जब क्या होता है, कोई भी मेल पर्सन क्या होता है जब जन्म लेता है तो उस पर एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। किसकी? एक्स क्रोमोजोम की। एक्स क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे XXY सिंड्रोम भी कहते हैं। आपको पता होगा मेल में जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं क्या? XY होते हैं, लेकिन इसमें क्या करता है, जो X होता है ये डबल कॉपी कर लेता है, अपनी फोटो कॉपी कर लेता है, मतलब एक X डबल हो जाता है और Y, इसका मतलब इसमें हो जाते हैं इस तरह के, आल्सो कॉल्ड द सिंड्रोम, XXY हो जाता है। जनरली क्या होता है, सभी में क्या होता है, XY या XX पाए जाएंगे। क्रोमोजोम क्या होंगे? XY या XX पाए जाएंगे। लेकिन जब ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है तो इसमें क्या करता है, जो X वाला होता है ना ये अपना डबल कर लेता है, तो इसका मतलब इसमें 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो XY होना चाहिए मेल में, XY होता है मेल में, लेकिन X क्या करेगा, अपने को फोटो कॉपी करा लेता है या फोटो कॉपी कर देता है। ठीक है, तो XXY हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इग्नोर ना करें कोई भी क्वेश्चन। निम्न में से किस जन्मजात विसंगति में डिस्क्रिपेंसी या डिसऑर्डर्स में 46 के स्थान पर 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र होते हैं, मतलब क्रोमोजोम होते हैं। इंग्लिश में पढ़ ले, कंफर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्जेनिटल एनोमलीज हैज द 45 क्रोमोसोम इंस्टीड ऑफ द 46, मतलब 46 के स्थान पर कितने होते हैं? 45 होते हैं। लोगों में जनरली कितने होते हैं क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। ठीक है, या पेयर में बात करेंगे तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं। ये एएनएम के लिए और भी सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली छोटे मोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए आपको। कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोजोम, इसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46। अगर पेयर में बात करेंगे तो 23 बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तो होता क्या है, तो जिसमें 46 के स्थान पर 45 हो जाते हैं, तो वो कौन सा, क्या उसका डिसऑर्डर होगा, क्या विसंगति होगी, तो आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जनरली लोगों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं क्रोमोसोम, लेकिन इसमें क्या होता है, एक कम हो जाता है। एक जब कम हो जाएगा तो 45 पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 45 पाए जाएंगे। तो इसी को कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है 46, यहाँ सॉरी 45 इंटू यहाँ 45 और 0 लिख दिया जाता है। इसका मतलब एक पेयर का क्या होता है, वो पूरा नहीं होता पेयर। तो एक जब पेयर पूरा नहीं होता तो इसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। यहाँ पर X0 इस तरह भी मेंशन किया जाता है कई बार। ठीक है, क्योंकि बाकी सबका तो पेयर बन जाएगा, और ये किसमें होता है, ये मेल उसमें सॉरी फीमेल में होता है, तो X0 कहेंगे यहाँ पर। तो ये वाला X गायब हो जाता है, ये वाला X गायब हो जाता है, तो होंगे 46 46, तो कितने बचेंगे इसके पास? 45 बचेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अच्छे लेवल एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, और जनरली भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कई बार पूछा गया है। टर्नर सिंड्रोम के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बाकी इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स में पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। ये लिखा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच अ फीमेल इज द बोर्न विद द ओनली 1 X क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, केवल वो एक ही क्रोमोसोम होता है, बाकी सबका तो पेयर होगा XXXX करके। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला एक होगा, जो टर्नर सिंड्रोम जिसकी वजह से, तो X0 हो जाएगा, क्योंकि इसका पेयर पूरा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, 45 बचेंगे, होते हैं 46। ओके,
यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं टर्नर सिंड्रोम्स रिजल्ट फ्रॉम द मिसिंग आर द इनकम्प्लीट सेक्स हार्मोन्स। ये क्या होता है, यहाँ पर जो कारण होता है ये मेंशन किया गया है यहाँ पर। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम अ मिसिंग हो जाता है इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम, वो एक मिसिंग हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है या नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, डाउन सिंड्रोम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाई वट अदर नेम इज द डाउन सिंड्रोम नोन? कौन सा नाम होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमने करवाया भी इसे। ऑप्शन इसका बी, ट्राइसोमी 21, 21, ट्राइसोमी 21। इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। इसे डाउन सिंड्रोम को एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 के नाम से इसे जाना जाता है डाउन सिंड्रोम को। ध्यान रखिए यहाँ पर पढ़ ले, जेनेटिक क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर काजिंग द डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज, इंटेलेक्चुअल डिलेज की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर काज्ड when the abnormal cell division result in the extra genetic material from the chromosome। पढ़ लें आप अच्छे से, हमने इसे पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके। बाकी आपको जो ऑप्शन टू ऑप्शन जो बात करते हैं डिटेल्स, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं वो हम आपको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करें, ऑप्शन टू ऑप्शन कम से कम इतना करें, क्योंकि आपको एग्जैक्ट जो भी आपका एग्जाम्स होगा एग्जैक्ट आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एग्जैक्ट आपको मिलेगा, एकदम फोटो कॉपी जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए कम से कम ऑप्शन तो जरूर कंप्लीट कर लेना। ओके, हीमोफीलिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हीमोफीलिया? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज है मोस्टली यहीं से फंस जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, यकीन ना हो तो कोई भी पिछले पेपर आप चेक कर लेना, आपको यहीं से मिल जाएंगे। इतना मिल जाएगा कि आप आराम से पास हो जाएंगे एग्जाम्स में, कम से कम अगर आप डिटेल्स पे भी ध्यान नहीं देते ज़्यादा तब भी। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान दें ताकि आपका नॉलेज बढ़े। ठीक है, यहाँ लिखा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हीमोफीलिया? कौन सा टाइप्स होता है जो मोस्टली कॉमन होता है, जो पाया जाता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया में कई भी टाइप होते हैं, हमने बताया था। एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब अनुवांशिक बीमारी है। तो जो मोस्टली पाया जाता है कॉमन टाइप है वो है ऑप्शन बी, मतलब हीमोफीलिया ए टाइप। कौन सा? हीमोफीलिया का ए टाइप होता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं टाइप ए मोस्ट कॉमन इज काज्ड बाय अ डिफिशिएंसी ऑफ दी फैक्टर। ये होता है फैक्टर, इसमें कौन सा होता है? फैक्टर भी होते हैं 8, 7 ऐसे करके फैक्टर होते हैं। ये कई टाइप होते हैं यहाँ पर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया इस पर कम से कम फोकस करें कि जो हीमोफीलिया को जो सामान्य टाइप होगा जो जनरली पाया जाता है वो होता है हीमोफीलिया टाइप ए। आपको पता था हीमोफीलिया टाइप ए में, सॉरी हीमोफीलिया का मतलब जो मैंने बताया था जनरली क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, हीमोफीलिया में होता क्या है? एक प्रकार का ये रक्त विकार होता है, मतलब ब्लड डिसऑर्डर होता है। लिख लें आप यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार रक्त विकार होता है या ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं इसे। और इसमें क्या होता है, ब्लड जमता नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, किसमें? हीमोफीलिया में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया गया है कि जो कॉमन टाइप का हीमोफीलिया होता है वो हीमोफीलिया टाइप ए होता है। तो यहाँ पर इस पर भी फोकस करें, ध्यान दें जो क्वेश्चन पूछा गया है, नॉलेज बढ़ाएं अपना, ताकि क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, बेरोजगारी बहुत है और जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी हायर होता चला जा रहा है। ठीक है, वन ऑफ दी प्रोटीन्स डेट हेल्प्स ब्लड टू फॉर्म द क्लॉट। ये क्या करता है? ब्लड को हेल्प करता था, जो ब्लडिंग के लिए हेल्प करता है वो क्या होता है, अच्छी तरह ये प्रोटीन्स बन नहीं पाता, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो अच्छी तरह बन नहीं पाता, और इसलिए क्या होता है, खून जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है। ये हीमोफीलिया के कारण होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हीमोफीलिया क्या है? एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोफीलिया किसको प्रभावित करता है, तो आपको बताना होगा ये ब्लड को प्रभावित करता है। ब्लड मतलब क्या होता है, मतलब खून जमता नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर है 21, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार की एकल जीन विसंगति है? व्हाट टाइप ऑफ द सिंगल जीन एनोमली इज हीमोफीलिया? क्या होगा आंसर इसका? कमेंट करिए आंसर अपना। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स लिंक्स रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन है इसका बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी पेपर थोड़ा टफ बनेगा तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे लेवल से हायर लेवल की तैयारी करें। छोटी मोटी चीज़ें एग्जाम्स आपके ऐसे ही वैसे भी पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी जनरली क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन में हम कई सारे क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जो हम एक एक वर्ड बोलते हैं, आप इस पर फोकस किया करें, आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं होता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ये क्या है? हीमोफीलिया का एक एकल जीन विसंगति है, मतलब जीन म्यूटेशन है एक तरह का। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो होता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव लिखा है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। एक पढ़ा था आपने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, हमने बताया था उसमें होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस में,
रेड ग्रीन जो कलर होता है उसमें बच्चे, कोई भी बच्चे हों, कुछ किसी को भी हो जाता है, वो पहचान नहीं कर पाते, रेड ग्रीन में अंतर नहीं जान पाते वो लोग। तो ये इसकी वजह से भी होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे हीमोफीलिया के बारे में, ठीक। तो जो हीमोफीलिया के जो एकल जीन्स विसंगत होती है, डिसऑर्डर होता है, डिस्क्रिपेंसी होता है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया है हमने, वो होता है एक्स लिंक रिसेसिव। तो आपको एक्स लिंक रिसेसिव एक डोमिनेंट भी यहाँ पे डोमिनेंट, लेकिन ये गलत है ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी है। तो इस पर फोकस करना, याद रखना है आपको, एक्स लिंक रिसेसिव होता है, ठीक है। दोनों मिलेंगे आपको, इंग्लिश में ही मिलेंगे। हिंदी मीडियम से भी जो भी है वो तो ध्यान रखिए, ये हिंदी मीडियम में हिंदी से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इंग्लिश में ही ऑप्शन इसके रखे जाते हैं, ठीक है। अ जीन आर दी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ये मम्मी पापा से मिले होते हैं बच्चों को। ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं ना, डिसऑर्डर होते हैं, ये मम्मी पापा से आपको मिले होते हैं। इस वजह से क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। और इसकी वजह से क्या, हीमोफीलिया टाइप ए का कारण भी बनते हैं ये सारे। यहाँ पर पढ़ लें अच्छे से, और भी कई चीज़ें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 में लिखा गया सिस्टिक, या लिखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार का रोग है? व्हाट टाइप ऑफ द डिसीज इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस? तो वो किस प्रकार का है, यहाँ भी समझें यक्स किस तरह मेंशन किया गया। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड ऑप्शन है इसका यहाँ पर सी। यहाँ पर देख लें ऑप्शन सी, यह लिखा है ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या लिखा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। कुछ लोग इसे रिसेसिव भी पढ़ते हैं, आप यहाँ पर स्पेलिंग पे फोकस करें, रिसेसिव पढ़ा जाता है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक प्रकार का ये डिसीज होता है। ये पूछ रहा है कि किसकी वजह से होता है, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव, इंग्लिश में आप कंफर्म करें यहाँ पर। और ये मेंशन किया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव से होता क्या है, यहाँ पर इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन होती है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, मम्मी पापा से मिला होता है, मतलब पेरेंट्स से मिला होता है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? सी ऑप्शन क्या है, ये भी इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो पूर्वजों के द्वारा मिला होता है। यहाँ लिखा है व्हेन वेरिएंट द इन प्रेजेंट और दी बोथ एल्गी या कॉपीज ऑफ द गिवन एंड द जीन में मोटेशन होता है, परिवर्तन होता है। ये क्या होता है, बच्चों में मम्मी पापा के माध्यम से मिला होता है। यहाँ पर पढ़ लें आप, सारी चीज़ें लिखी हुई। जब समझ ना पाएँ तो आप जरूर एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 23, मानव को प्रभावित करने वाला सामान्य कृमि संक्रमण कौन सा है? जब आपको डिटेल समझ में आए, कम से कम ऑप्शन टू ऑप्शन याद कर लें, इतना एटलीस्ट आपको करना ही है, ठीक है। तो व्हाट इज अ कॉमन वार्म इन्फेक्शन अफेक्टिंग द ह्यूमन्स, वो कौन सा है कृमि जो संक्रमण जो मानव को प्रभावित करता है? ऑप्शन होगा इसका ए एस्केरेसिस होता है। ये क्या होता है, ये आंतों में पाया जाता है। कहाँ? इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। एस्केरेसिस इज इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ का इन्फेक्शन होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। काज्ड बाय द एस्केरेसिस लैम्ब्रियोकोइडिस, यहाँ पर स्पेलिंग देख लें आप, काफ़ी टफ लिखा हुआ है, स्पेलिंग पे फोकस करें। ये लिखा है लैम्ब्रियोकोइड्स विच इज द स्पीसीज ऑफ राउंड वार्म, ये किस चीज़ का स्पीसीज है? ये राउंड वार्म का स्पीसीज है। कौन? ये एस्केरेसिस। कई बार पूछा गया है कि राउंड वार्म का जो स्पीसीज है या राउंड वार्म के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आएगा? ये एस्केरेसिस है। ये कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओके, राउंड वार्म आर द टाइप ऑफ द पैरासाइटिक वार्म होता है एक प्रकार का। इन्फेक्शन काज बाय द राउंड वार्म्स आर द फेयरली कॉमन, एस्केरेसिस इज द मोस्ट कॉमन ऑफ द राउंड वार्म इन्फेक्शन। ये राउंड वार्म इन्फेक्शन के लिए सबसे क्या है, कॉमन टाइप है। ओके, और इसका कारण क्या होता है? एस्केरेसिस होता है। और ये उसका नाम लिखा है पूरा, एस्केरेसिस लैम्ब्रियोकोइड्स। ओके, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं जब ये चीज़ें होती हैं? यहाँ पर लिखा है एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, नौजी होती है, मतलब वोमिटिंग टाइप्स होता है, थकान महसूस होती है, थकावट आ जाती है, ये कई प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर, जन्मजात हृदय रोग का सर्वसामान्य प्रकार कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज? ऑप्शन क्या होगा इसका? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ लिखा है VSD, यहाँ पर आप लिख लें VSD। क्या होगा ऑप्शन इसका? VSD, ये आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। ओके, VSD लिख लें। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हार्ट डिफेक्ट आ वेंट्रिकुलर सेप्टिकल डिफेक्ट, आप यहाँ पर VSD लिख लेना। ओके, या कहीं पर भी आप लिख लेना, आपको ध्यान रखना है VSD। क्या? VSD, ये पूरा नाम लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है।
VSD, ये सामान्य प्रकार का जन्मजात हृदय रोग होता है एक प्रकार का, इसको कहते हैं VSD। यहाँ पर आप कट करके लिख सकते हैं VSD। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर है 25, 5 नंबर 25, राइट टू लेफ्ट स्टंटिंग का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द राइट टू लेफ्ट स्टंटिंग, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड सी। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन है इसका सी, इसको कहेंगे TOF, TOF कहते हैं। ऑप्शन इसका सी। क्वेश्चन पढ़ ले, हम इसका डिटेल्स बताते हैं आपको होता क्या है इस पे। इसका जो पूरा नाम होता है, ये लिखा है टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलॉट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द राइट टू लेफ्ट संट। ये इसी तरह पूछा जाता है राइट टू लेफ्ट संट का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है TOF, स्मॉल में हो सकता, कभी कभी कैपिटल में मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको आंसर पे फोकस करना है, TOF होगा आंसर, ठीक है। ये टेट्रोलॉजी ऑफ द फ्लोट, ये नहीं मिलेगा तो आपको पूरा नाम मिल जाएगा एग्जाम्स में। टेट्रोलॉजी ऑफ द फ्लोट इज द मोस्ट ऑफ द कॉमन साइनोटिक द लीजन एंड द अकाउंट फॉर द 10% ऑफ द कंजेनिटल हार्ट डिसीज। ये क्या होता है? 10% इसका कंजेनिटल हार्ट डिसीज का कारण बनता है। इसका पूरा नाम लिखा है CHD का। ये क्वेश्चन नंबर है 26, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। 6 माह के शिशु में तेज सांस कब कहेंगे उसे? जब जो 6 मंथ का बेबी होगा, कब कहेंगे कि उसका ब्रीथिंग बहुत तेज हो गया है? व्हेन विल यू से फास्ट ब्रेथ इन 6 मंथ ओल्ड बेबी? ऑप्शन होगा इसका सी, जब 50 प्रति मिनट 50 पर मिनट से अधिक होगा या इतना होगा 50 पर मिनट होगा, तब हम कहेंगे उसका जो सांस लेने की गति है, ब्रीथिंग है, वो फास्ट हो गई है। ओके, ऑप्शन ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शिशुओं में सर्जरी का सर्व सामान्य कारण क्या है? मतलब जनरली कारण क्या होता है? लिखे कॉमन टाइप। व्हाट इज द कॉमन काजेज ऑफ दिस सर्जरी इज इन्फेंट? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका बी, ये लिखा है इंग्यूनल हार्निया। ये सामान्य सर्जरी का ये सामान्य टाइप होता है जो शिशुओं में किया जाता है या होता है, ठीक है। डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। इट कैन बी द पेनफुल स्पेशली व्हेन द लिफ्टिंग और द बेंडिंग स्टैंडिंग विद द, ये लिखा है बॉवल मूवमेंट। जब क्या होता है, कोई भी बेबी किसी भी तरह का लिफ्टिंग करता है, उठता बैठता है या झुकता है, तो उसको क्या होता है? पेन महसूस होता है। पेन महसूस होता है तो ये एक प्रकार का क्या होगा? इंग्यूनल हार्निया होगा। ये सर्जरी का सामान्य कारण है, किसमें? शिशुओं में, मतलब उसमें चिल्ड्रंस में, बच्चों में। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्यों होता है? ये लिखा है डायरेक्ट इंग्यूनल हार्निस यूजुअली अगर इन एडल्ट मिल्स में भी होता है, और जब बच्चों में भी हो जाएगा तो इस पर क्या हो जाए? ये लिखा है एब्डोमिनल जो मसल्स होती है ना, वो क्या होती है? बहुत वीक हो जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। इस वजह से ये क्या होता है? इंग्वाइनल्स क्या होता है? हार्निया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 28, थैलेसीमिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा? व्हाट इज द कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द थैलेसीमिया? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, बीटा थैलेसीमिया। सॉरी, यहाँ पर होगा बीटा थैलेसीमिया। ऑप्शन है क्या? बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, नीट में। थैलेसीमिया का सबसे जो सामान्य प्रकार होता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द थैलेसीमिया? अल्फा बीटा, ये कई टाइप होते हैं थैलेसीमिया डिसीज के। ये भी क्या करता है? ब्लड को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। बीटा को इस तरह भी बनाया जाता है, इस तरह, ठीक है। बाकी लिख सकते हैं आप बीटा थैलेसीमिया। क्वेश्चन नंबर है 29, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। किस रोग को, ये लिखा है कॉली एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है? आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्पेलिंग क्या लिखी है। विच डिसीज इज आल्सो नोन एज द कॉलीज एनीमिया? कॉलीज एनीमिया क्या होगा आंसर इसका? इसका भी आंसर है थैलेसीमिया। इसे कॉलीज एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का एनीमिया का टाइप्स होता है, जिसको क्या कहेंगे? थैलेसीमिया कहेंगे। इसके भी कई टाइप्स हैं, हमने बताया चुके हैं आपको, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये थैलेसीमिया के टाइप हैं। जो मोस्टली होता है वो बीटा वाला होता है। बीटा वाला क्या होता है? लोगों में हो जाता है, ठीक है, मोस्टली जो कॉमन टाइप है। और यहाँ पर पूछा है कॉली एनीमिया एक नाम है, दूसरा वो किसका नाम है? वो थैलेसीमिया का नाम है। बाकी ऑप्शन जो हेमोफीलिया वगैरह लिखा है, ये सब गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पढ़ लें, अपना आंसर बता सकते हैं। सिर में चोट, हेड इंजरी का सबसे जो सामान्य टाइप होता है ना, वो कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेड इंजरी? हेड इंजरी का जो सबसे, मतलब सिर में जब चोट लग जाती है, तो उसका जो सामान्य टाइप होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन होगा इसका डी फ्रेंड्स। क्या होगा? ये लिखा है कंकशन। क्या लिखा है? कंकशन। यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस किया करें, क्योंकि कभी कभी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आपको इधर उधर का भी मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश में जो स्पेलिंग लिखी है ये राइट मिलेगी आपको, ठीक है।
ये लिखा है कन्कशन लिखा है, ठीक है। ये सामान्य ये जो कॉमन टाइप का जो हेड इंजरी होता है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्कशन कहते हैं इसे। सिर में जो सामान्य चोट लग जाती है उसका जो सामान्य टाइप होता है, और भी इसे MTBI के नाम से भी जाना जाता है। जो हेड इंजरी होती है जो सामान्य टाइप की, कॉमन टाइप की, इसको MTBI भी कहते हैं, माइल्ड ट्रॉमेटिक, ये लिखा है माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इसका पूरा नाम लिखा है यहाँ पर। कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपको कि माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये भी लिख के आता है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, ये होगा कन्कशन होगा, क्या होगा, कन्कशन होगा, या MTBI भी कहेंगे इसे, ओके। और भी लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रेन इंजरी काज्ड बाई आ ब्लो टू द हेड, मतलब हेड के नीचे होगा, अ वायलेंट द शेकिंग ऑफ द हेड एंड द बॉडी, ये सारी चीज़ें पढ़ लें यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, ये लिखा ऑस्टियोमाइलिटिस मुख्यतः किस प्रकार की अस्थियों का रोग है। यहाँ पर अस्थियों के टाइप्स लिखे गए हैं, आप अपना आंसर बता सकते हैं। ऑस्टियोमाइलिटिस इज द मेनली व्हाट टाइप ऑफ द बोन डिसीज, ऑप्शन होगा इसका बी, क्या होगा ऑप्शन बी, लॉन्ग बोन्स, क्या है ऑप्शन इसका लॉन्ग बोन्स। याद कर लें अच्छे से क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हार्मोन की कमी की पूर्ति की हेतु, मतलब सप्लाई के लिए, डिफिशेंसी के लिए दिया जाने वाला जो उपचार होता है उसे क्या कहते हैं, जब हार्मोन्स की बॉडी में कमी हो जाती है। क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो पढ़ लें, व्हाट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू द क्योर हार्मोन डिफिशेंसी, जब बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो कौन सा थेरेपी यूज किया जाता है, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन होगा इसका बी, HRT, इसको कहते हैं हार्मोन थेरेपी कहते हैं। HRT का पूरा नाम क्या होता है, हार्मोन थेरेपी। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन्स की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें कौन सा उपचार यूज किया जाता है, HRT उपचार कहते हैं इसे, HRT थेरेपी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पढ़ लें, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, हार्मोन थेरेपी कहा जाता है इसी को, ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, 3P मतलब ट्रिपल टाइप जो P आता है इसका मतलब होता है पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। आप पढ़ लें, यहाँ पर जो P के मतलब हैं तीनों मतलब लिखे हुए हैं, मीनिंग लिखा हुआ है। ये कह रहा है किस रोग का चरित्र है या किस रोग का चरितार्थ है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, 3P पॉलीफिजिया एंड पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया इज द करेक्टर्स ऑफ विच डिसीजेज, किस रोग का डिसीजेज मतलब करेक्टर हैं ये तीनों। तो ऑप्शन होगा इसका बी, मधुमेह रोग का। मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज का है भैया, किसका है ये, डायबिटीज कहते हैं इसी को। जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसे डायबिटीज लिख सकते हैं, यहाँ पर डायबिटीज होगा, क्या डायबिटीज, या इसी को मधुमेह कहते हैं, ओके। बहुमूत्र का मतलब यहाँ पर लिखा है बहुत ज़्यादा उनको टॉयलेट लगती है बार बार, तो ये जो पॉलीगोरिया मतलब लिखा है बहुमूत्र, लेकिन यहाँ पर तीनों का मतलब पूछा गया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 3D के बारे में बात किया था, वो प्लेग्रा से रिलेटेड था, तो इसलिए यहाँ पर 3P आ गया है। तो 3P किससे रिलेटेड होगा, मधुमेह से रिलेटेड होगा, या कहेंगे डायबिटीज से रिलेटेड होगा, ओके। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी हमने लिखा है डायबिटीज, ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 जो लिखा है यहाँ पर लिखा है अंतःस्रावी बाह्यस्रावी जो ग्लैंड होती है, ये कह रहा है कि कौन सी होती है जो दोनों का कार्य करती है। अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों रूप से काम करने वाली ग्रंथि कौन सी, व्हाट इज द ग्लैंड दैट वर्क्स बोथ एज इन, ये लिखा है एक्सोक्राइन एंड ये लिखा है इंटरनल एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करती है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के रूप में कार्य करती है। वो कौन सी ग्लैंड है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड बी, पेनक्रियाज, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पेनक्रियाज कहते हैं। इसका आंसर क्या है, पेनक्रियाज है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एनएम एग्जाम में भी आ चुका है, एसएससी एग्जाम्स में भी आ चुका है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी, ओके। ये लिखा है पेनक्रियाज इज द ग्लैंड दैट परफॉर्म्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब वहाँ पर आप लिख लेना है क्वेश्चन में कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करेगी, तो वो अग्नाशय कहेंगे, इंग्लिश में से पेनक्रियाज कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 नंबर पढ़ सकते हैं, आंसर बताएं अपना। मानव तस्करी एवं जबरदस्ती ये लिखा है मजदूरी को रोकने संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू द प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति मानव की जो तस्करी की जाती है, तस्करी का मतलब होता है इनको बेचा जाता है, जो गर्ल्स होंगे, बॉय होंगे या मैन होंगे, गुलाम बना के इनके, जैसे पहले क्या होता था जब ब्रिटिश टाइम था अपने यहाँ इंडिया में, तो अपने यहाँ से गुलाम लेके भेजे जाते थे ब्रिटेन, मतलब उनको शिप के माध्यम से, बोट के माध्यम से समुद्र पार करके भेज दिया जाता ताकि वहाँ से उनसे गुलामी कराई जा सके, उनसे क्या किया जाए, गुलामी कराई जा सके। इसी को कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिक कहते हैं। ये अभी भी कई जगह होता है,
अपने इंडिया में भी इसके कई सारे केसेस मिलते हैं, पाकिस्तान में भी, अफ्रीका में भी, मोस्टली कई देशों में होता है। इसमें क्या होते हैं, गर्ल्स या लड़कियों को या बच्चों को बेचा जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये भारत का कौन सा संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये रोक लगाई गई है कि ऐसा कार्य करना कानूनी जुर्म है, और इसमें बहुत बड़ी सजाएं भी हैं। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। और किसी भी बच्चे से या किसी भी गर्ल्स से या किसी भी बॉयज़ से, किसी भी वुमेन से, किसी भी मैन से ज़बरदस्ती कार्य कराना एक प्रकार का कानूनी जुर्म है, ठीक है। तो कह रहा है वो कौन सा आर्टिकल होता है, कौन सा अनुच्छेद होता है। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद होता है वो 23 मतलब 23 आर्टिकल होता है। समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकार 12 से 35 तक दिए गए हैं, मतलब 12 to 35, ओके। ये अमेरिका से दिए गए हैं। तो आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, आप समझ सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल का मतलब क्या होगा, अनुच्छेद होगा। तो इस अनुच्छेद के तहत कानूनी जुर्म है किसी से ज़बरदस्ती काम कराना और किसी को बेचना खरीदना, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकास के आकलन हेतु विश्व में सबसे अधिक प्रचलित स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्क्रीनिंग टेस्ट इन द वर्ल्ड एसेस द डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट की जानकारी जो ली जाती है वो कौन सा जो सबसे कॉमन टाइप का है और ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है। तो वो कौन सा है, ऑप्शन है इसका बी, DDST। वो स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम है DDST। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसका जो DDST का पूरा नाम यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है डेनवेयर डेवलपमेंटल द स्क्रीनिंग टेस्ट, इसका पूरा नाम लिखा है यहाँ पर। ये कॉमन टाइप का है, सबसे जो जनरली मतलब यूज किया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। वाज द इंट्रोड्यूस 1967 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब खोज की गई थी या इसका यूज किया गया था, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द यंग चिल्ड्रेन, ये आइडेंटिफाई करता है यंग चिल्ड्रेन के बारे में, एज क्या है उनका, और एज, सेक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसका यूज किया जाता है, किसका, DDST का आकलन किया जाता है इससे। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इनके डेवलपमेंट के बारे में बताता है कौन सा, DDST। क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के ये लिखा है उपापचय से संबंधित जन्मजात विकार कौन सा, इंग्लिश में पढ़ लें। व्हाट इज अ कॉन्जिनिटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका बी, ये लिखा है ले डिसीजेस। क्या लिखा है, ले डिसीजेस। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित एक जन्मजात ये क्या होता है, विकार होता है। मतलब कॉन्जिनिटल का मतलब होता है, कॉन्जिनिटल डिसऑर्डर का मतलब होता है जन्मजात, जन्मजात का मतलब होता है जन्मी से, जन्म से ही, ओके। यहाँ पर पढ़ लें आप क्या क्या होता है इसका मतलब, ये सारा मेंशन किया गया है। लेडीज सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एक प्रकार का क्या होता है, सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। डेट यूजुअली बिकम द अपेरेंट इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ द लाइफ। ये कब होता है, ये जब बच्चों में होता है, तो ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है, ओके। दिस कंडीशन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द मेंटल एंड द मूवमेंट एबिलिटीज, मतलब साइकोमोटर रिग्रेशन कहते हैं, मतलब वो बहुत अजीब सी हरकतें करता है इस प्रकार। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिन जिन लोगों को हो जाता है तो क्या होता है, उनके बॉडी के जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो अच्छे से कार्य नहीं करते, ठीक है। और कई प्रकार के मेंटली या साइको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये प्रकार का क्या है, जन्मजात विकार है, या कहेंगे कंजेनिटल क्या है, डिसऑर्डर है, मतलब जन्म से ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पे लिखा है मृत शिशु जन्म दर SBR को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बाई व्हाट द नेम इज द डेट इन्फेंट बर्थ रेट SBR। SBR का भी मतलब हम बताएंगे क्या होता है, तो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, LFDR के नाम से जाना जाता है। आप देख लें यहाँ पर SBR क्या होता है। SBR का मतलब होता है स्टिल बर्थ रेट। SBR का फुल फॉर्म होता है स्टिल बर्थ रेट, इज द टाइपली डिफाइंड एज द फेटल डेट एट आफ्टर 20 और 28 वीक्स, मतलब कि 20 से 28, 20 से 28। ध्यान दें यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखा है जो SBR वाले चिल्ड्रेन होंगे, ये इसका दूसरा नाम है, SBR का दूसरा नाम है, लेकिन यहाँ से 20 से और 28 वीक के जो बीच के जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, किसमें, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी में, तो उसे क्या कहते हैं, SBR के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, SBR। और इसी का दूसरा नाम क्या है, LFDR, ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 नंबर, कितना, 39। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म के 28 दिन बाद से 1 वर्ष तक की मृत्यु जो हो जाती है, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बताएं।
मतलब जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 28 दिन और 1 साल के भीतर वाले, मतलब होगा इसका कि 28 और 1 ईयर के जो बिटवीन्स होते हैं बच्चे, इनकी जो मृत्यु हो जाती है उसको क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बता सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 लाइव बर्थ अकरिंग फ्रॉम द 28 डेज आफ्टर बर्थ टू 1 ईयर। 28 दिन से 1 साल के बीच की जो मृत्यु हो जाएगी उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है इसका बी, PNMR कहते हैं। क्या कहते हैं? PNMR कहते हैं। ये कई फुल फॉर्म हमने बहुत अच्छे सिलेक्ट किए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और लिख लें आप इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SBR का लिखा है स्टिल बर्थ रेट लिखा है, NMR का लिखा है, NMR का लिखा है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट लिखा है, PMR का लिखा है, ये लिखा है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है। कभी हम टाइम मिलेगा हम इसे बहुत अच्छे से और कवर करेंगे, हमने पिछले वीडियो में समझाया भी है हिंदी में अच्छे से। और ये देख सकते हैं PNR का पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट होता है, IMR का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। हम इसे कभी अच्छे से इसे कवर करेंगे डिटेल्स में। अभी आप यहाँ से फुल फॉर्म लिख लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 40 नंबर, 40 नंबर लिखा है किस उम्र में लड़कियों में द्वितीयक मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रकट होने लगते हैं? व्हाट एज डू द सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स स्टार्ट अपीयरिंग इन गर्ल्स? वो कौन सी एज होती है? ऑप्शन होगा इसका बी, 10 से 12 साल में क्या होता है? 10 to 12 ईयर, 10 to 12 ईयर्स में क्या होता है? उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स होते हैं ये अपीयर होने लगते हैं। ओके, पढ़ लें, यहाँ पर हमने बता दिया है। ये होता क्या आप लोग समझते होंगे, 10 से 12 साल में क्या होते हैं? लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है और एज ध्यान रखिए, एज यही पूछा जाता है, एज पे फोकस करना है आपको। 10 से 12 साल एज होगी। यहाँ लिखा है 41 नंबर, किस आयु पर अस्थाई दांत जो टेम्परेरी दांत होते हैं वो झड़ने लगते हैं, मतलब फॉलिंग होने लगता है? एट व्हाट एज डू टेम्परेरी टीथ लॉस स्टार्ट? मतलब जो परमानेंट दांत नहीं होते, जो दूध वाले दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं। दूध वाले दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वो कौन सी एज होगी जब बच्चों के दांत गिरने लगते हैं? तो वो 6 से 8 साल के बीच में क्या होता है? बच्चों के दांत गिरने लगते हैं। ऑप्शन है इसका ए, 6 साल से प्रारंभ हो जाता है। जनरली क्या होता है 6 साल से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सभी बच्चों का एक जैसे नहीं होता तो एवरेज लिया जाता है। 6 से प्रारंभ हो जाएगा। जब ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हो 6, 5 तो आपको 6 मार्क करना है। क्या? 6 अब तब आपका आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पर बिटवीन लिखा है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है 6 से 8 साल, 6 से 8, 6 to 8 ईयर्स दांत क्या होंगे? गिरना स्टार्ट हो जाए तीत। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 42, किस आयु तक लगभग सभी दांत निकल आते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय विच एज टू ऑलमोस्ट ऑल दी परमानेंट टीथ कम आउट? मतलब बच्चों के जो दांत होते हैं वो निकल आते हैं, ठीक है? परमानेंट वाले दांत निकल आते हैं। क्या एज होगी भाई? ऑप्शन होगा इसका बी, 12 साल की उम्र तक क्या होते हैं बच्चों के परमानेंट दांत क्या होते हैं? कंप्लीटली निकल आते हैं पूरे 12 ईयर। ओके, 12 साल तक निकल आते हैं, 12 ईयर तक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 नंबर पढ़ लें यार। 43, सबसे अंत में कौन से दांत निकलते हैं? दांतों का अब सभी जो सिलसिला होगा खत्म हो जाएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन जितने आते हैं यहीं से आ जाएंगे। लिखा है सबसे अंत में कौन से दांत निकलते हैं? व्हाट डिड कम आउट एट द एंड? तो ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स बी। क्या होगा आंसर इसका? बी। ये है ऑप्शन, थर्ड मोलर दांत। ये सबसे अंत में निकलते हैं, सबसे बाद में निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। ये हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियो में दिया था। विटामिन ए की कमी से शरीर में, सॉरी यहाँ पर लिखा विटामिन ए की कमी की बचाव है तो जो विटामिन की डोजेज दी जाती हैं बच्चों को, कितनी डोजेज दी जाती हैं? तो इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ लिया आपने, हाउ मच विटामिन ए डोज इज गिवन टू प्रिवेंट द विटामिन ए डिफिशेंसी? कितनी डोज दी जाती है बच्चों को विटामिन ए रोकने के लिए, मतलब विटामिन ए की डिफिशेंसी रोकने के लिए? ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, 9 डोज दी जाती है। कितनी? 9 डोज दी जाती है। मोस्टली सभी ने आंसर इसका सही बताया था और जनरली क्वेश्चन ये सिंपल भी था, आपको आना भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, कितने दिए जाते हैं? 9 डोज दिए जाते हैं। आपको टाइमिंग हमने बता दिया है, आपने नहीं पढ़ा तो टीकाकरण जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 उसमें देख लें, हमने सारे डोज कब कैसे दिए जाते हैं अच्छे से कवर किया है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। जैसा कि हमारा डेली एक क्वेश्चन होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये लिखा है 45 नंबर पे क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहते हैं? ये लिखा है चिल्ड्रेन फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज आर कॉल्ड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर जरूर बताएं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ डिटेल्स कवर करेंगे अच्छे से। ओके, चैनल पे नए से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आज से हमारा क्या होगा, ये पार्ट 1
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग था, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। जो भी कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे उसे हम बाद में कवर करेंगे, ओके। बाकी आपको इतना तो कवर कर लेना जितना हमने पढ़ा दिया है, यहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक होगा वो हम इसे आने वाला होगा मिडवाइफरी या फिजियोलॉजी या एनाटॉमी से उसे कवर करेंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, एक बार ज़रूर आप बताएं, और उसका रिवीजन भी हम कराएंगे। आप क्या पढ़ना चाहते हैं कल के लिए कमेंट करें, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, वरना हम तो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आपको पढ़ाते रहेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय।